चलिए सभी बच्चे बोर्ड पर देखिए भाई। क्लास हर्ष, देखिए ईएमआई चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर को हमने स्टार्ट इस बेस पे किया था। सबसे पहली जो मैंने चीज आपको समझाई थी, मैं थोड़ा सा एक बार रिकैप दे रहा हूं। मैंने आपको समझाया था फैराडेज लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई याद है, जिसमें लेंजेस लॉ के बारे में पढ़ा था। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू अ कॉइल, द कॉइल विल इंड्यूस करंट इन इटसेल्फ इन सच अ डायरेक्शन व्हिच अपोज द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। नहीं आया रोशन, नहीं आया गीतांजलि सर, कह रहे हिंदी में बोलो सर। मेरे को ऐसी बस इतनी इंग्लिश आती है जो मैं तुम्हें पढ़ाने में यूज करता हूँ बस। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई, बोलो ये क्या होती है? ये है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है किसी भी कॉइल के अंदर, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है ना। जितना फ्लक्स में चेंज होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। नहीं आ रहा यार, ऐसा पढ़ा था। इसके बाद मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स। सही है बोल रहा हूं? अरे हाँ ना। और फिर बस सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, बस। तो बहुत छोटे चैप्टर है। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, और आसानी से समझ में आ गया होगा सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन। नहीं है? इसमें हम एल यानी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल के बारे में बात करते हैं और यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल के बारे में बात करते हैं। ये जो दो टॉपिक मैंने लास्ट में करवाए ना, सबसे हिट टॉपिक्स है इस चैप्टर के। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। फिर लॉ से तो बच्चों काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको पता है डायरेक्शन बेस्ड आते हैं कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, किस में नहीं करेगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए भी थे, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो इसका सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन का है। अब इसके बाद ना बच्चों इसमें एक टॉपिक और बच जाता है, दैट इज मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ ये टॉपिक बच जाता है। और इसके बाद बच्चों देखो एसी जनरेटर ना, ये सभी टीचर्स की अपनी चॉइस होती है। एसी जनरेटर या तो एसी चैप्टर की स्टार्टिंग में करा देते हैं या इस चैप्टर की एंडिंग में करा देते हैं, मर्जी है भाई। ठीक है, तो एसी जनरेटर करना होगा बस हमें, तो मैं इसी चैप्टर की एंडिंग में करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है ना। सो ये कुल मिला के टॉपिक्स करने हमें, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर एसी स्टार्ट करेंगे। तो आज मोशनल ईएमएफ खत्म करेंगे बच्चों। ये मोशनल ईएमएफ होता क्या है, किसी को पता है? द ईएमएफ इंड्यूस्ड in the coil due to some motion is called motional EMF। किसी मोशन की वजह से जब कोई EMF जनरेट होता है तो उसका बोलो क्या बोलते हैं? फैराडेज ने ही इस EMF का नाम मोशनल EMF रखा। बताओ जरा क्यों रखा मोशनल EMF? आपको याद है पहली क्लास जब मैं पढ़ा रहा था मैंने आपको ये कहा था कि जब तक मैग्नेट रुकी हुई थी तब तक कॉइल में कोई भी करंट इंड्यूस, लेकिन जैसे ही मैग्नेट ने मोशन करना स्टार्ट किया ईएमएफ इंड्यूस हो गया। तो उस ईएमएफ का नाम क्या रख दिया? बोलो मोशनल ईएमएफ। क्योंकि ये ईएमएफ तब इंड्यूस होता है जब आपके मैग्नेट में क्या आता है? बोलो मोशन आता है। नहीं आ रहा ना याद? पक्का? तो कुछ ऐसे ही मैंने आपको बताया था, तो इसी को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। अच्छा मुझे एक बात और बताओ आप लोग, क्या तुम लोग जानते हो कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है? सब बच्चे बहुत बहुत जरूरी चीज सिखाने वालों में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एक काम और करते हैं कि जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा है ना इसको मैं अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ। इस पेज पे कुछ और बातें और बताता हूँ। आओ सब बच्चे, आप लोग जानते हैं कि किसी भी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो तभी होगा जब किसमें चेंज आएगा? बताओ जरा, फ्लक्स में। और कौन कौन बच्चा जानता है कि फ्लक्स में कितना, फ्लक्स में चेंज कब आता है? बोलो, फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? बोलो, VA cos थीटा। तो फ्लक्स में चेंज तब आता है जब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज हो जाए। अरे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाए? चेंज, कम से ज्यादा हो जाए। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, कम क्राउडिंग वाली है, और वो ज्यादा क्राउडिंग वाली हो जाए तो बोलो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो जाएगी? बोलो, स्ट्रेंथ में चेंज आ जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड की जैसे ही स्ट्रेंथ में चेंज आएगा आप बोल सकते हैं फ्लक्स में चेंज आया। एरिया बदल जाए तो फ्लक्स में चेंज आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल बदल जाए तो भी फ्लक्स में बोलो क्या आएगा? चेंज। कुछ बात समझ नहीं आ रही सर? समझते हैं दोबारा से। फ्लक्स में चेंज कब कब आएगा सर? फ्लक्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है? बोलो जरा। एक मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर, एक एरिया पर, और एक बोलो क्या? एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। आप मुझे बताओ ना, मेरे पास जैसे कि ये शीट है और मैं यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास कर रहा हूं,
तुम मुझे सब बच्चे बताओ, अभी ये शीट जो इसके परपेंडिकुलर रखी गई है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये एरिया है, और आप सब बच्चे जानते हो कि अगर एरिया ऐसे रखा गया है, एरिया ऐसे रखा गया है, तो एरिया वेक्टर इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो फिलहाल तो फ्लक्स इसमें मैक्सिमम होगा, फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन पासिंग थ्रू दिस एरिया, तो अभी तो मैक्सिमम होगा बिकॉज सारी की सारी फील्ड इसमें से पास हो रही होंगी। बोला एग्री करते हो कि नहीं करते? तो बी पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, और एंगल पे रखा हुआ उस पर डिपेंड करता है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दूं, हाँ भाई बादल ये देख ले, एकदम से शुरू होता है पीछे मुड़ना शुरू हो जाता है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दूं, अगर बढ़ा दूं तो बोलो क्या होगा? बढ़ाने से इसकी क्राउडिंग ऐसे बढ़ जाएगी। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बोलो इसमें से फ्लक्स बदल जाएगा ना बदल जाएगा? तो एक तो बी के चेंज करने पर फ्लक्स में चेंज आता है, बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? दूसरा, अगर मैं एरिया और बड़ा या छोटा कर दूं तो बोलो फ्लक्स में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा। तीसरा, अगर मैं इसको, अब इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इसको ऐसे घुमाने लग जाऊं, ऐसे घुमाऊं 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 घुमाऊं, तो बोलो फ्लक्स में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे में ज्यादा फील्ड पास कर रही है सृष्टि, ऐसे कर दूंगा तो कम फील्ड पास होंगी, ऐसे कर दूंगा और कम फील्ड पास होंगी, ऐसे करने पे और कम, और ऐसे करने पे बहुत कम फील्ड पास होंगे, बिल्कुल जीरो हो जाएंगी, बिकॉज एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा, कॉस 90 जीरो हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा सर? मीन्स फ्लक्स जिन तीन चीजों पे डिपेंड करता है, अगर उन तीनों में से मैंने कुछ भी बदला तो बोलो फ्लक्स में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? और फ्लक्स में चेंज आएगा तो बोलो क्या इंड्यूस होएगा? ईएमएफ। तो ईएमएफ इंड्यूस तीन तरीकों से किया जा सकता है। बोलो किन किन तीन तरीकों से? मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करके, एरिया में चेंज करके, और एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया उसमें चेंज करके। एग्री करते हो कि नहीं करते? पक्का समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? सो बोलो क्या बोलोगे? EMF can be induced by the change in flux, and flux can be changed by, बोलो कितने मेथड से? बोलो 3 मेथड से फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। बोलो कौन कौन से? पहला बोलो क्या? चेंज इन बी। दूसरा बोलो क्या? समझ नहीं आ रहा? अभी तक जो मैंने बातें बताई सारी समझ में आ गया आपको? बहुत सिंपल सा फंडा है। अच्छा, तीनों के तीनों चीजों में मैंने कोई ना कोई मोशन इन्वॉल्व करा है कि नहीं करा? सर करा है, अभी दिखाऊंगा आप लोगों को मोशन कैसे है। तो आप लोग मुझे बस ये बताइए कि किसी भी कॉइल में, अकॉर्डिंग टू द फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई, किसी भी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कब होगा? जब फ्लक्स में चेंज आएगा। और फ्लक्स में चेंज कब कब आ सकता है? जब बी में चेंज आएगा, या ए में चेंज आएगा, या थीटा में। इन तीनों में से किसी में चेंज आए, फ्लक्स में चेंज आएगा, और फ्लक्स में चेंज आएगा तो बोलो क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या सबको मेरी बातें समझ में आती हैं वाली सही से? अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो अब तक मैंने बहुत आसान बात करी है अभी तक आज की टॉपिक में, अभी तक मैंने कोई कॉम्प्लेक्स बात करी नहीं है। चलिए अगले बात पे आते हैं और शुरू करते हैं। इसको बोलेंगे पहला मेथड, जो मैं आपको केस नंबर 1 कराने वाला हूं बच्चों, दैट इज द EMF induced in coil by change in magnetic field। ये आपको आता है, ये पहले से ही आता है, मतलब इसमें मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि पहले से आता है आप लोगों को। ये मेरे पास कॉइल है गाइस, ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और ये रहा मेरे पास मैग्नेट। आप जरा जानते हैं मैग्नेट के पास अगर ये अभी रेस्ट पे है तो अभी तो इसमें से फील्ड ऐसे निकल रही है, अभी तो फ्लक्स नहीं बन रहा होगा। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? बट जैसे ही मैं इसको बोलो कहाँ की तरफ लेके जाऊंगा? बोलो आगे की तरफ लेके जाऊंगा। तो जैसे ही मैं इसको आगे की तरफ लेके जाऊंगा, आपको पता है ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन इस कॉइल में से पास होंगी, जिसकी वजह से इसके अंदर जाने वाला फ्लक्स बढ़ जाएगा, और जब अंदर जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेंगे तो ये इसको रोकने के लिए कहां की तरफ बनाएगा? बाहर की तरफ, और अपने अंदर एक इंड्यूस करंट बनाएगा, इंड्यूस ईएमएफ करेगा। ये होता है मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल बाय द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, बाय द चेंज इन। अब मोशनल ईएमएफ क्यों? क्योंकि मैग्नेट का मोशन ही तो कर रहे हो ना, तो मोशनल ईएमएफ जनरेट हो रहा है। नहीं आ रहा ना समझ में? नहीं आया सर? पक्का सबको क्लियर है? पहली चीज में किसी भी बच्चे को कोई संदेह है तो मुझे बोल दो भाई जल्दी से। कनेक्ट क्लियर है यहाँ तक की बात? तो ये पहले वाला तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, तो इसको ज़्यादा डिस्कशन में लेना भी नहीं था। सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है सबसे ज़रूरी केस जो अब शुरू हो रहा है। आपको जो आज की क्लास में मुझे पूरा सिखाना है ना, वो सेकंड वाला केस है। दैट इज द मोशनल ईएमएफ induced in coil by change in area। ठीक, अबे गर्दन इधर देख,
ये क्या है भाई, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड्स है, ध्यान देना भाई। अरे बड़ा बढ़िया केस है यार, मजा आएगा इसको करने में, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। दीज आर द इनसाइड इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और यहां पर ना मैं आप लोगों को हाँ भाई चलो क्लास बोर्ड पे देखो, ये कॉइल है, मतलब एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, आपको दिख रही होगी सब बच्चों को। और इस रेक्टेंगुलर कॉइल पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर एक चीज लगाने वाला हूँ, सब बच्चे ध्यान से उसको समझना। यहाँ ना मैंने ना एक स्लाइडर लगाया है, ये एक ऐसा स्लाइडर है जिसको मैं अगर बाहर की तरफ स्लाइड करूंगा, अरे ढंग से सुन लो, अगर मैं बाहर की तरफ स्लाइड करूंगा तो जो कॉइल का एरिया अभी इतना है, अगर मैं इस स्लाइडर को स्लाइड करूंगा तो एरिया बोलो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एक बहुत सिंपल से तरीके से इसमें हम फ्लक्स को जनरेट करते हैं, ढंग से समझने की कोशिश करना बच्चों, कैसे फ्लक्स का चेंज करते हैं। तो आपने ये कॉइल ली, अभी इस कॉइल और यहाँ पर एक स्लाइडर लगा हुआ है, दैट इज अ मूविंग स्लाइडर। मूविंग स्लाइडर मींस वी कैन मूव दिस स्लाइडर एज अ इनसाइड और आउटसाइड। यहाँ पर हमने मान लीजिए कोई रेलिंग लगा रखी है और उस रेलिंग के क्रॉस इसको लगा रखा है और मैं उस रेलिंग के क्रॉस इसको आगे पीछे कर सकता हूँ। अच्छा मुझे तुम बताइए, अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो एरिया ऑफ द कॉइल कितना है, क्या ये पूरा है या इतना है? क्योंकि जो क्लोज लूप होता है करंट तो वहीं बनेगा, बाहर जो क्लोज नहीं है उसमें तो करंट बनने वाला है नहीं। तो कॉइल का एरिया कितना माना जाएगा, इतना माना जाएगा। सपोज दैट कि इस सिचुएशन में इस कॉइल के अंदर कितनी फील्ड पास हो रही है, मान के चलते 50 फील्ड पास हो रही है। कितनी पास हो रही है बोलो, अंदर की तरफ 50 फील्ड जा रही है। अब आप मुझे बताओ, जैसे ही मैं स्लाइडर को आगे लेके गया, अब इसके अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? करे कैसे बढ़ेगी? अरे यार मैं इसको आगे की तरफ लेके जाऊंगा तो अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? जब अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ेगी तो ये कॉइल अपने अंदर आने वाले फ्लक्स को बोलो क्या करेगी, चेंज करोगे। कैसे बोलो, अगर अंदर की तरफ बढ़ रही है तो कहाँ की तरफ बनाएगी, बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ अगर ये बनाएगी तो अपने अंदर करंट ऐसे चलाएगी, बोलो चलाएगी नहीं चलाएगी? तो इससे हमारी कॉइल के अंदर बोलो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ये जो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, आप मुझे बताओ क्या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ में कोई चेंज आया? अरे क्या मैग्नेटिक फील्ड की क्राउडिंग में कोई चेंज आया? नंबर्स में चेंज आया, और वो चेंज एरिया की वजह से आया, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वजह से। अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखो चारों तरफ एक जैसी है, स्ट्रेंथ कैसे पता लगती है? एक यूनिट एरिया में कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, वो यहां भी इतनी, यहां भी इतनी, यहां भी इतनी। तो स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की क्या है बोलो, सेम। स्ट्रेंथ पता लगती है बच्चों क्राउडिंग से, और क्राउडिंग मान लो ऐसे से जा रही है फील्ड, तो क्राउडिंग तो बिल्कुल सेम है। क्राउडिंग तब बढ़ती जब ये फील्ड ऐसे बढ़ जाती, तब बोलते क्राउडिंग बढ़ी है मैग्नेटिक फील्ड की। तो बी में कोई चेंज नहीं है, एंगल में भी कोई चेंज। सब बच्चे एरिया वेक्टर कैसे, इस कॉइल का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, या मान लो एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ। थीटा 0 है, आगे भी लेके जाओ इस स्लाइडर को तो एरिया वेक्टर अंदर ही रहेगा। सो कॉइल का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल शुरू में भी 0 था और स्लाइड करने के बाद भी 0 है। बी भी आपका रिमेन अनचेंज्ड है, बस चेंज क्या हुआ, एरिया ऑफ द कॉइल। क्या चेंज हुआ बोलो? और अगर एरिया भी चेंज हुआ तो आपको पता है क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स चेंज होगा तो बोलो क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। समझ नहीं आ रहा लेकिन सर, पक्का बताओ सब बच्चे, नहीं आया प्रियांशु समझ में? तो तुम मुझे बस ये बताओ, अगर मैं स्लाइडर को मूव करके थोड़ा सा आगे ले जाता हूं, सपोज दैट वे स्लाइडर को यहां ले आता हूं, ये मैंने इसको डेल्टा एक्स डिस्टेंस से आगे ले आया, और ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस से मैं इसको जो आगे लेके आया, ये सब मैं टी समय में कर पाया। कितने समय में बोलो? इन टाइम टी। और कितनी वेलोसिटी से मैं इसको आगे मूव कर रहा हूं? सपोज दैट वी मूव दिस विद द वेलोसिटी v, द लेंथ ऑफ द स्लाइडर विल बी गिवन एज अ l, द लेंथ ऑफ द स्लाइडर विल बी गिवन एज अ l। बच्चों बोर्ड पे ध्यान देना, मैं बता रहा हूं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराने वाला हूं, ध्यान से सुनिए बस आप लोग। तो मुझे तुम ये बताओ फटाफट से, अगर मेरे पास इस स्लाइडर l लेंथ का है और मैं इसको v वेलोसिटी से आगे की तरफ क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं, t समय में मैं इसको डेल्टा एक्स डिस्टेंस आगे ले भी जाता हूं, तो इसके अंदर जाने वाली फील्ड्स क्या होंगी, बढ़ेंगी। और जब अंदर जाने वाली फील्ड्स बढ़ेंगी तो ऑब्वियस सी बात है फ्लक्स में क्या आएगा, चेंज आएगा। उस चेंज को रोकने के लिए बाहर की तरफ फील्ड बनाएगा, और बाहर की तरफ फील्ड बनाने के लिए अपने अंदर करंट को ऐसे चलाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो मेरा बस आपसे ये पूछना है कि इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना ईएमएफ इसमें क्या होगा, इंड्यूस। तो हम बोलते हैं इफ स्लाइडर इज मूविंग
आउटवर्ड या मूविंग इन राइट डायरेक्शन, अभी जो फिलहाल दिया हुआ है। तो मेरी बात समझो, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल कितना आएगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल इज गिवन बाय, सब बच्चे बताना ईएमएफ कैसे कैलकुलेट होता है बोलो? माइनस का d5 बाय में क्या dt। सबको ये वाली बात पता है? अरे ऐसी मजाक मत करो भाई, यहाँ पे ध्यान दो। कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है बोलो? माइनस का d5 बाय, और सब बच्चे मुझे बताने की कोशिश करो कि जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है बोलो? BA cos थीटा। एग्री और नॉट? सब बच्चों को क्लियर है? अब तुम मुझे बताओ इस BA cos थीटा में से क्या चीज है जो चेंज ही नहीं हो रही है? क्या चीज है जो चेंज ही नहीं हो रही है? सब बच्चे बताने की कोशिश करो। ना तो सर B चेंज हो रहा है और ना सर थीटा चेंज हो रहा है, बस चेंज क्या हो रहा है बोलो? एरिया। तो जो चीज चेंज नहीं हो रही डेरिवेटिव में से वो बाहर आ सकती है। सो वी कैन B को बाहर लिया और बोलो किसको बाहर लिया? cos थीटा को। cos थीटा को बाद में जीरो भी रख सकते हो। क्यों जीरो रख सकते हो बचाओ? कॉइल अगर ऐसी है सब बच्चे बताओ तो एरिया वेक्टर अंदर की तरफ मान सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड में अंदर की तरफ है, तो थीटा बोलो कितना? 0। अरे नहीं आ रहा है यार समझ में। सो सब बच्चे मुझे बताओ क्या बचा अंदर? dA बाई में बोलो क्या? What is this dA by dt? This dA by dt is actually the change in area with respect to change in time. समय के साथ एरिया में कितना चेंज आया, ये कैसे निकलेगा? तो यार तुम मुझे एक बात बताओ, एरिया में कितना चेंज आया ये मैं कैसे लिख सकता हूं? आप मुझे बताओ, पहले था इतना एरिया, ओ भाई बोर्ड पे, पहले था इतना एरिया, अब एरिया हो चुका है इतना, तो चेंज कितना हुआ? जो ये वाला पोर्शन है यही चेंज है। अरे ये जो पोर्शन दिख रहा है आप लोगों को, मैं इसको किसी और उससे मार्क कर देता हूं। दिस विल बी बेसिकली द चेंज इन एरिया। एग्री और नॉट? जिस पोर्शन को मैं ये बना रहा हूं दिस विल बी द चेंज इन एरिया। और ये चेंज इन एरिया मैथमेटिकली किसके बराबर है? कौन बच्चा बताएगा? सर L इंटू डेल्टा एक्स। L इंटू इफ दिस स्लाइडर इज मूव्ड बाय डेल्टा एक्स इन टाइम डेल्टा टी। मैं लिख भी देता हूं यहां पर, मैं वो लिखना चाहिए था। इफ द स्लाइडर इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, एक सेकेंड, if the slider is moving in the right direction by delta x distance in time delta t, सही बात है कि नहीं? अगर वो डेल्टा एक्स डेल्टा टी समय में डिस्प्लेस हो रहा है तो मैं बोलूंगा द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज इक्वल टू में E is equals to minus d5 by dt, phi is equals to BA cos theta. The two things are remain unchanged, B and the cos theta बाहर ले लिया बच्चों, DA by dt बचा। मैं DA को यहाँ पर साइड में कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे बताओ चेंज इन एरिया बोलो कितना आएगा? बोलो डेल्टा एक्स इंटू एल। अरे यार समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को, पता नहीं कैसे डेल्टा एक्स इंटू एक्स नहीं आ रही बात समझ में। अब मुझे तुम बताओ उस DA को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, कितना आएगा सब बच्चे बताओ? माइनस का B cos 0 कर सकता हूँ इसको? अरे cos 0 रख दिया, और DA की जगह बोलो क्या आ गया? डेल्टा एक्स एल बाई में बोलो क्या? टी। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, हैं? dt, सॉरी लो dt, ठीक है। अब चलो भाई मुझे तुम ये बताओ सब बच्चे, कौन बताएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी यहां पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट हुआ टी समय में, तो ये इसकी बोलो क्या है? वेलोसिटी। अरे जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ जितने समय में हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट वन में टाइम क्या होता है बोलो? वेलोसिटी। तो जितनी v वेलोसिटी चल रहा है तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को बोलो क्या लिख सकता हूं? v। हो गया फॉर्मूला। ये क्या है बोलो? v, ये क्या है बोलो? l, ये क्या है बोलो? b, और cos 0 कितना हो गया? 1। तो बोलो कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ? कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ बोलो? BLV। कितना हुआ बोलो? ये कहता है ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिंग द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। एंड द वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, बड़ी जरूरी चीज, जितना तेज स्लाइडर को मूव करोगे उतनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। ये बात सही कह रहा है कि नहीं कह रहा? क्योंकि जितना तेज मैं स्लाइडर को चलाऊंगा उतना ज्यादा तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आएगा बोलो? चेंज आएगा। या बोलो जितना तेज में चलाऊंगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बढ़ने लगेंगी, तो उसको रोकने के लिए इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड बनानी पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाने के लिए बोलो क्या करना पड़ेगा? फ्लक्स को ईएमएफ भी ज्यादा इंड्यूस करना पड़ेगा। नहीं आ रहा समझ में यार? नहीं आया ना समझ में? तो जितना ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा उतना ज्यादा बोलो ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस होगा। प्लस ये भी है, आप जरा मुझे बताना किस केस में आपको लगता है कि फ्लक्स में चेंज ज्यादा तेजी से आएगा? नाजिया बताना किस केस में? एक केस में मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ऐसी है, एक केस में मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ऐसी है, मैं इसमें स्लाइडर को मूव करूंगा, और एक केस में मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, इसमें स्लाइडर को मूव करूंगा। बताओ जरा सब बच्चे, किस केस में स्लाइडर को मूव करने पर फ्लक्स में चेंज थोड़ा ज्यादा आएगा या ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा होगा? बताओ। फर्स्ट वाले में ना, क्योंकि फर्स्ट वाले में बच्चों आपको दिख रहा है बहुत क्लोज फील्ड है, थोड़ा सा भी अगर मूव करा तो बहुत ज्यादा फील्ड एंटर कर जाएंगी, और इसमें उतना क्लोज नहीं है, तो मैं थोड़ा सा ही मूव करूंगा तो बहुत ज्यादा चेंज। तो जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाला एरिया होगा उतनी ज्यादा बोलो ईएमएफ क्या हो जाएगी? इंड्यूस हो जाएगी।
और जितनी बड़ी लेंथ होगी ना उतना बड़ा वो एरिया भी कवर करेगी। ऑब्वियसली बात है, अगर लेंथ स्लाइडर की बड़ी है तो ज़्यादा थोड़ा सा भी स्लाइड करने से काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर बोलो क्या हो जाएंगी, दाखिल हो जाएंगी। ये सारे के सारे तीनों पैरामीटर पता है क्या बताना चाह रहे हैं कि जब ये तीनों ज़्यादा होते हैं ना तो एक्चुअली फ्लक्स में चेंज ज़्यादा आने लग जाता है। बोलो है कि नहीं? आप बताओ, बी स्ट्रॉन्ग हुआ तो फ्लक्स में चेंज ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आ रही बात समझ में? अगर ऐसी फील्ड हुई इसकी बजाय तो थोड़ा सा भी स्लाइड करते के साथ ही बहुत ज़्यादा फील्ड एंटर कर जाएंगे, नहीं कर जाएंगे अंदर? नहीं आ रहा सर समझ में? पक्का? तीसरी चीज मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है बच्चों प्लीज, अगर वेलोसिटी ज्यादा हुई तो आप बताओ फ्लक्स में चेंज ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? तो ईएमएफ इंड्यूस कैसा होगा? बोलो ज्यादा होगा। लेंथ बड़ी हुई तो फ्लक्स में चेंज ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। तो ईएमएफ इंड्यूस कैसा होगा? बोलो ज्यादा होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुश्किल लग रहा है क्या? पक्का समझ में आ गया? तो सब बच्चों को एक फॉर्मूला याद करना है। इस सिचुएशन में जब भी हम स्लाइडर को मूव करेंगे तो स्लाइडर में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? बोलो कितना? बी एल वी। B मैग्नेटिक फील्ड, L is the length of slider, V is the velocity of the slider। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सब बच्चे बताओ। पक्की बात है? अच्छा डायरेक्शन बताना करंट की क्या बनेगी इस केस में? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन आप लोगों से एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछने वाला है सीबीएसई के अंदर, सुन लीजिए अब, सुन लीजिए अब। एक बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। क्या क्वेश्चन पूछेगा वो देखो। कहेगा वो तो हो गया भाई, मैग्नीट्यूड वाइज तो बात होगी सारी की सारी। क्लास ये बातें करते करते पढ़ाई मत करा करो। बहुत बच्चों को ऐसा लगता है घर पे बैठे बैठे टीवी देखते रहते हैं और पढ़ते भी रहते हैं, कहते हैं मैं पढ़ लेता हूँ, है ना, मेरे को भगवान ने एक अलग हुनर दिया है, मैं गाने सुनते सुनते भी पढ़ लेता हूँ, है ना। घर वालों को बोल देते हैं मैं तो लिखने का काम कर रहा हूँ तो गाने सुन नहीं सकता हूँ। घर वाले ही परेशान है, पता नहीं ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। चलो एक बात बताओ, अगर ये स्लाइडर आगे की तरफ जा रहा है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने ढंग से नहीं समझी पेपर में इसका क्वेश्चन गलत कर दोगे। अब ये स्लाइडर आगे मूव हुआ तो मुझे बताओ कहाँ की तरफ की फील्ड बढ़ी है? अंदर की तरफ की। अगर अंदर की तरफ की फील्ड बढ़ी तो ये कॉइल क्या कोशिश करेगी? बाहर की तरफ फील्ड बनाने की, और बाहर की तरफ फील्ड बनाने के लिए करंट इसको चलाना पड़ेगा ऐसे। मींस इस स्लाइडर के अंदर वो करंट कैसे चलाएगी? बोलो सब बच्चे, ऊपर की तरफ। अरे बोलो ना, ऊपर की तरफ। तो सब बच्चे मुझे बताओ, अगर करंट चला ऊपर की तरफ तो इलेक्ट्रॉन कहां चले? नीचे की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन चले इस रॉड में नीचे की तरफ तो ऊपर बोलो कैसा चार्ज, कैसी पोलैरिटी आ जाएगी? प्लस की। अरे नहीं आएगी। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आए, इलेक्ट्रॉन कहां आए? बोलो नीचे। मैं बनाना नहीं चाहता वैसे इलेक्ट्रॉन, बस थोड़ा समझने की कोशिश करो बच्चों। अगर नहीं बनाना चाहता बना लो, तुम लोग देख लेना, कंफ्यूजन ना हो तुम्हें। इलेक्ट्रॉन अगर नीचे आए तो नीचे बोलो कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ऊपर कैसा आएगा? पॉजिटिव। अब कुछ बच्चे वही बात कहेंगे, सर करंट नेगेटिव से पॉजिटिव, हम तो पढ़ते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव। भैया ये इनसाइड द बैटरी वाला सिचुएशन है, आप समझने की कोशिश करें। ये रोड एक बैटरी सोर्स की तरह काम करेगी। कैसे? क्योंकि जब तुम रोड को मूव करोगे बाहर की तरफ, अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो ये कहां की तरफ बनाएगा? बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ बनाने के लिए करंट ऐसे चलाएगा। जब करंट ऐसे चलाएगा तो रोड के इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे। रोड के इलेक्ट्रॉन नीचे आते के साथ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, वहां पर बोलो क्या? पॉजिटिव। एंड डोंट वरी, मैं बोल रहा हूँ ना इलेक्ट्रॉन करंट ऐसे चलेगा तो चलाओ करंट को ऐसे चलाओ। तो ये करंट ऐसे आया, करंट ऐसे आया और ऐसे गया। बताओ एक्सटर्नल सर्किट में करंट कहां चल रहा है? पॉजिटिव से। और इनसाइड कैसे चल रहा है? बोलो नेगेटिव से। आप मुझे बताओ ना, एक बैटरी के अंदर का सिचुएशन क्या होता है? ये प्लस ये माइनस। बताओ जरा, एक्सटर्नल सर्किट में करंट कहां चलता है? पॉजिटिव से। और अंदर कैसे चलता है? बोलो नेगेटिव से। तो अंदर का मतलब बैटरी की तरह काम करती है ये वाली चीज। ये मैं आपको पहले कैपेसिटर के तौर पे भी सिखा चुका हूं, इससे पहले भी मैं बता चुका हूं अगर आपने पढ़ा हो तो ये जो रोड है ना, इसकी पोलैरिटी पूछता है कि बताओ कौन सा वाला एंड पॉजिटिव होगा, कौन सा वाला एंड क्या होगा? नेगेटिव। नहीं आया सर समझ? पक्का एक करके बताओगे? आप मुझे दोबारा सुनो भाई, यहाँ पर क्लास बोर्ड पे। अगर मैं इस स्लाइडर को मूव करूंगा तो पहले तो मुझे ये बताओ इस कॉइल के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? सब बच्चे बोलो BLV। कितना होगा? बोलो BLV। दूसरी बात, इस स्लाइडर में पोलैरिटी कैसे क्रिएट होगी वो समझ में आ गया आप लोगों को? तो मुझे तुम ये बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर करो। गिव द पोलैरिटी ऑफ the sliding rod in given case। ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड है?
ठीक है। अच्छा एक बात, तो अगर मैं स्लाइडर को अंदर लेके जाऊं, स्लाइडर को मैं अंदर लेके जाऊं तो क्या फ्लक्स में चेंज आएगा? आएगा सर। एरिया कम होगा तो भी फ्लक्स में चेंज आएगा। अब आपको बताना है पोलैरिटी ऑफ द प्लेट्स क्या है। अगर ऊपर वाला पॉइंट जो है वो ए है और नीचे वाला बोलो क्या है? बी है। दिमाग लगा लो भाई। मैंने जानबूझ के बाहर नहीं दिया, नहीं तो मैं तुम पता तुम क्या करने वाले थे। तुमने करा शायद फिर से वही है सर, उसमें अंदर थी तो ऊपर वाला पॉजिटिव, ऐसा तो नहीं कर रहे। चलो ये बताओ, अगर स्लाइडर अंदर जा रहा है, अच्छा ये फील्ड कैसी है सब बच्चे? नाजिया ये फील्ड कैसी है? बाहर की तरफ। अगर मैं इसको अंदर लेके जा रहा हूं तो ये बाहर वाली फील्ड बोलो क्या हो रही है? कम हो रही है। इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है सर। अगर मैं स्लाइडर को अंदर लेके जा रहा हूं तो ये बाहर वाली फील्ड की बोलो क्या हो रही है? कम। कैसे कम हो रही है? अरे कॉइल का एरिया कम हो रहा है ना, कॉइल का एरिया बोलो क्या हो रहा है? कम। तो जो फील्ड इसके ऐसे जा रही थी ना, अब वो भी नहीं जा पा रही क्योंकि स्लाइडर इस तरफ अंदर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये वाली फील्ड अगर पहले 50 है, थोड़ी देर बाद कितनी बचेंगी? 30। तो अगर ये वाली फील्ड कम हो रही है तो आपको पता है कॉइल अपने अंदर आए हुए बदलाव को रोकती है। चाहे वो बढ़ रहा हो तो बढ़ने को रोकती है अपोजिट बना के, और घटने को रोकती है उसके सपोर्ट करके। अरे नहीं आ रहा समझ में? तो अगर ये बाहर जाने वाली फील्ड घटेंगी तो ये कहां की तरफ फील्ड बनाएगा? बाहर की तरफ ही, अंदर की तरफ नहीं बनाएगा। अंदर की तरफ तो नहीं लग रहा किसी को। ध्यान से सुनो मेरी बात को। अगर बाहर वाली फील्ड कम हो रही है, इसको मतलब कम ज्यादा से नहीं होता, इसको मतलब होता है कि चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये कम हो रही हैं तो इनको कम होने से कैसे रोक सकता है? बोलो, इसी की डायरेक्शन में बना के इनको कम होने से रोक सकता है। अरे नहीं आ रहा यार लवनीत, नहीं आया समझ में? तो अगर मैं अंदर की तरफ लेके जाऊंगा, क्लास क्लास क्लास, इंपॉर्टेंट चीज चल रही है यार। अगर मैं स्लाइडर को अंदर की तरफ लेके जाऊंगा तो ये बाहर जाने वाली फील्ड लाइंस बोलो क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये कहां की तरफ फील्ड बनाएगा? बाहर की तरफ ही बनाएगा और करंट को चलाएगा ऐसे। तो स्लाइडर में करंट जैसे ही ऊपर जाएगा, स्लाइडर में करंट ऊपर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से, और इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर से नीचे एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो भैया ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव, नीचे क्या हो जाएगा? ए एंड इज पॉजिटिव, बी एंड इज नेगेटिव। हो गया भाई क्वेश्चन? मुश्किल लगा? नहीं आया समझ। अच्छा एक बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, एक बात मैं और बड़ी जरूरी क्लियर कर देता हूं। ये क्वेश्चन समझ में आ भी रहे कि नहीं आ रहे तुम लोगों को, मुझे तुम ये बताओ, है ना? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, कैसे निकालना है बच्चों? बहुत जरूरी बात और करने वाला हूं मैं आप लोगों से। निखिल बातें मत करो, मस्ती थोड़ी खत्म कर लो अपनी। इधर देख लो। चलो ये भी समझ में आ गया। अब एक और बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्या था? निकलवा दी दिमाग से तुमने। हाँ ठीक है, देखो 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 इधर देखो। आप एक चीज ऑब्जर्व करो, बी, एल और वी तीनों जिस जिस एक्सिस पर है ना, मुझे एक बार एक्सिस बता दो बराबर से। इस केस में बी किस एक्सिस पे है? ऐसे एक्स मान लो, ऐसे वाई मान लो और ऐसे जेड मान लो। अच्छा ऐसे ऐसे जेड होगा ना फिर पूरा, ऐसे ऐसे वाई होगा और ऐसे एक्स होगा। चलो बोलो बी, याद रखना बी जेड, एल और वी तीनों पे अलग आया या सेम सेम आया? तीनों अलग अलग एक्सिस पे हैं। सर ध्यान देना, वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे है, लेंथ वाई पे है और मैग्नेटिक फील्ड जेड पे है। ध्यान रखना ईएमएफ सिर्फ तब इंड्यूस होता है इधर जब तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तीनों एक दूसरे के, मैं साबित कर सकता हूं, मेरी बात को अच्छे से समझना। बी, एल और वी, और अब जो मैं बता रहा हूं ना यहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन निकलेगा आपका। बी, एल और वी तीनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या होने चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब आपको मैं दिखाता हूं अगर ना हो तो क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए स्लाइडर ऐसे, और इस स्लाइडर को मैं ले जाऊं अंदर की तरफ ही। सोचना, सपोज करना अगर इस स्लाइडर में अंदर की तरफ लेके जाऊं तो मुझे बताना अगर मैं स्लाइडर को अंदर की तरफ लेके जाऊं तो क्या एरिया में कोई चेंज आएगा? सोचो ना, दिमाग लगाओ। स्लाइडर को अंदर की तरफ लेके जाऊं तो कोई एरिया में चेंज आएगा? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगी। कैसे होगी बोलो? अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो गई हैं, फिर दोबारा से ध्यान रखिए ईएमएफ इंड्यूस, तीनों चीजें एक दूसरे के बोलो क्या होनी चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर एक एक्स पे है और एक वाई पे है और एक जेड पे है तभी जाके बोलो ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस होगा, अदरवाइज ईएमएफ इंड्यूस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान रखना। अगर बी, एल और वी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इधर देखो मैग्नेटिक फील्ड बोलो कहां? बाहर, लेंथ बोलो कहां? वाई पे, और फील्ड वेलोसिटी बोलो कहां पर? एक्स पे। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ही होगा। अरे नहीं आ रही बात समझ? क्या हो गया? पक्का सबको समझ में आ गया? तो ध्यान रख लेना, नोट करके लिख देता हूं ये वाली चीज भी मैं।
EMF can only be induced when B, V and L all are mutually perpendicular to each other. बच्चों तुम लोग तो पिटोगे कुछ नहीं बोलोगे, सही बता। पढ़ो एक बार उसको जो मैंने लिखा है, पढ़ो एक बार। इसको कुछ टीचर्स ऐसे ही बताते हैं, जैसा हमने कभी अपने टाइम में पढ़ा था तो उसमें ऐसे बताया गया था, ऐसे देखना जैसे कि आप वो कभी पालक को कटते हुए देखा है, वैसे पालक वगैरह काटते तो ऐसे करके उससे इस तरीके से काटते हैं। अरे क्या बोलते हैं उसको, दराती। दराती तो वो होती है खेतों में इस्तेमाल होती है, सोना घर पे काटते हैं। गंडासा भी बोल सकते हो, वो बिल्कुल सही बोल रही है, वो बड़े साइज पे हो गया। अगर थोड़े हरियाणा के बच्चे होंगे तो उनको पता होगा, गंडासा होता है एक, वो ऐसे से करके घुमाया जाता है और उसमें वो चीज़ आती रहती है और वो कट होती रहती है। कुछ ध्यान से समझेंगे, ऐसा लगना चाहिए हमेशा स्लाइडर को मूव करते वक्त जैसे मैग्नेटिक फील्ड ना ऐसे पालक की तरह कट रही है। देखो जरा कैसे, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ऐसे अंदर की तरफ है, तो तुम इस स्लाइडर को आगे की तरफ चलाओगे तो कटती जा रही कि नहीं जा रही। और अगर मैं ऐसे चलाऊंगा तो क्या कट पाएगी भाई? नहीं कट पाएगी ना, नहीं आ रही बात समझ में। तो वो हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड स्लाइडर से क्या हो रही है, बोलो ऐसे कटती हुई जा रही है। नहीं आ रही बात समझ में? ऐसा हो रहा है तो आपका ईएमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। हालांकि बड़ा आसान तरीका है यार, BLV आप परपेंडिकुलर देख लो तो मेरे को लगता है वो इजी है। नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आ रही। अब इसकी जब न्यूमेरिकल कराऊंगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा बात, क्यों बताइए। चलिए टॉपिक को खत्म करते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं सब बच्चे, लेकिन फुल एंड फाइनल बात खत्म करते हैं लास्ट में। मैं आपको सिखा रहा था कि भैया किसी भी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा तब होगा जब फ्लक्स में चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज होगा 3 कारणों से, या तो बी के चेंज से, या एरिया के चेंज से, या एंगल के चेंज से। बी के चेंज से बड़ा सिंपल था कि मैग्नेट को मूव करो, बी में चेंज आ जाएगा, फ्लक्स में चेंज आ जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। एग्री और नॉट? एरिया का चेंज बड़ा इंपॉर्टेंट था। एरिया में चेंज कैसे आएगा? सर मैंने एक स्लाइडर लगाया, समझ में आया सिस्टम कैसे लगाया मैंने स्लाइडर को मूव कराया तो बोलो एरिया में चेंज आ गया। अरे नहीं आ रहा समझ में यार, एरिया में चेंज आ गया। तो ऐसे में कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, ऐसे में कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है निखिल? BLV। और किस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होता है या करंट बनता है वो मैंने आपको सिखा दिया। स्लाइडर पे कौन से पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस की वो मैंने आपको सिखा दिया। कंडीशन मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बता दी है। सारा पढ़ लेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा। नहीं आ रहा भाई समझ में? अब चलिए एक और बड़ी जरूरी बात करने वाले हैं। किसी बच्चे को एक और बात लगी कि सर आपने स्लाइडर को मूव किया और इसके अंदर करंट बना, कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को लगने लगता है कि यहाँ पर ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो रहा है, कि आप करंट बना रहे हैं बिना कुछ करे। बिना कुछ करे तो नहीं बना रहे भाई, आप यहाँ कुछ काम कर रहे हो तभी करंट बन रहा है। सबने एसी जनरेटर 10th क्लास में तो पढ़ा होगा ना, मैंने भले अभी नहीं पढ़ाया। एसी जनरेटर वर्क कैसे करता है? आप कुछ मैकेनिकल काम करते हो, अरे टरबाइन घुमाते हो और उससे बोलो क्या पैदा होती है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। कभी भी कोई सोर्स ऑफ एनर्जी ना बिना किसी दूसरी सोर्स ऑफ एनर्जी के पैदा नहीं करी जा सकती। समझो मेरी बात को, जादू से कुछ पैदा नहीं होने वाला भाई। समझो, आपको एक सोर्स को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। आप लोग जो आज बिजली पाते हैं वो कैसे बनती है बोलो? डैम्स के अंदर बनती है। डैम्स के अंदर बनती है। अब डैम्स के अंदर कैसे बन रही है भाई? पहले वाटर के जरिए टरबाइन घुमाया जा रहा है, तो आपको पता है बेसिकली वो टरबाइन जो घूम रहा है वो एक मैकेनिकल एनर्जी है भाई। मैकेनिकल एनर्जी भैया, पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। मैकेनिकल नहीं पता क्या ये वाली बात? टरबाइन घूम रहा है, उस मैकेनिकल एनर्जी के जरिए कौन सी एनर्जी पैदा हो रही है बोलो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हो रही है कि नहीं हो रही? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे पैदा हो रही है? यार तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इस स्लाइडर को चला रहे हो, सो आप क्या मैकेनिकल वर्क नहीं कर रहे हो? आप फोर्स नहीं लगा रहे हो क्या? आप फोर्स लगा रहे हो तो आपका मैकेनिकल वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप कुछ मैकेनिकल वर्क डन कर रहे हो और वही मैकेनिकल वर्क डन किसमें कन्वर्ट हो रहा है बोलो? एनर्जी में। लेकिन मुद्दे की बात यह है, क्या सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिल्कुल सही है? क्या मैं जितना काम करता हूं क्या सारा एनर्जी में कन्वर्ट होता है? अगर मैंने सर इस स्लाइडर को चलाने में 100 जूल का काम किया तो क्या 100 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी? फिर नहीं बनी तो फिर कहां गई? देखो जब भी हम ये वाली बात कर रहे होते हैं ना, हम लॉसेस को कंसिडर नहीं कर रहे होते। हम यहाँ पर नहीं, देखो समझे आपकी बात। देखो अगर तो कंजर्वेशन तो भी वॉयलेट नहीं होता ना आशीष। अगर हीट है तो कंजर्वेशन वॉयलेट नहीं होगा। लेकिन मैं अगर मान के चलता हूँ कि मैं कोई हीट के फॉर्म में लॉस नहीं मान रहा हूँ, तो आप देखो हीट भी क्या है ना, एक तरह का इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बनी हुई चीज़ है।
आप लोग जो h इक्वल टू में आई स्क्वायर आर टी पढ़ते हो वो क्या होता है, वो वहीं से तो बनता है। तो मेरी बात को भी समझना, मैं आपको अगला ड्राइव क्या कराने वाला हूँ, जब तक मेरी बातें नहीं सुनोगे समझ में नहीं आएगा मैं अगला ड्राइव करके आ रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर आपने स्लाइडर को चलाने में कुछ काम करा, मान लो कितना काम किया, बोलो 100 जूल, और 1 सेकंड में मान लो 100 जूल, 100 जूल पर सेकंड। तो मुझे बताओ अगर आपने उसको चलाने में 100 जूल का काम किया 1 सेकंड में, तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी मैं साबित कर दूं कि 100 जूल ही बनी 1 सेकंड में, तो बोलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन वैलिड हो जाएगा नहीं हो जाएगा? समझे नहीं? अगर इस स्लाइडर को चलाने में, प्रियांशु अगर इस स्लाइडर को चलाने में 1 सेकंड में मैंने 100 जूल दिखाया कि देखो मैंने भाई बच्चों 100 जूल काम किया 1 सेकंड में, और फिर मैंने तुम्हें दिखा दिया देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी 100 जूल पैदा हुई है, तो बोलो कंजर्वेशन वैलिड हो जाएगा नहीं हो जाएगा? नहीं आ रही बात समझ में? तो अगला जो टॉपिक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक हमारा लेने वाला है एनर्जी कंजर्वेशन इन मोशनल ईएमएफ, इन मोशनल ईएमएफ। और भाई अगर ढंग से नहीं समझा ना तो फिर खुद ही दोषी होंगे इस टॉपिक के, तुम्हें नहीं आएगा समझ में। क्या करने वाले हैं कोई बताएगा मुझे? हम ये साबित करने वाले हैं कि जितना मैं मैकेनिकल काम कर रहा हूं, जितना मैं मैकेनिकल काम कर रहा हूं, वो सारा मैकेनिकल काम किसमें कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सही है, आ जाओ। बस ये लास्ट चीज है, ध्यान से सुनो। आ जाओ आ जाओ क्लास। इस स्लाइडर को तुम इस मैग्नेटिक फील्ड में चला रहे हो। अब देखो तुम्हारी बातें इतनी हो रही है, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा तुम्हें कुछ नहीं आता हो। अभी तुमसे पिछला क्वेश्चन पूछता हूँ, देखना तुम पता लगेगा तुम्हें कितना आता है। ये बताओ मुझे, अगर मैंने इस स्लाइडर को एल लेंथ का स्लाइडर है, इसको वी वेलोसिटी से चलाया, करंट बनेगा इसके अंदर? बताओ कहाँ की तरफ बनेगा? ऊपर की तरफ। और अगर इस पे करंट बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, whenever a current carrying conductor plays in a magnetic field, तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाती है। कितना फोर्स लगाती है? Whenever a current carrying conductor plays in a magnetic field, whenever a current carrying conductor of current I, carrying a current I, having a length L, present in a magnetic field B, है ना? Whenever a current carrying conductor plays in a magnetic field B, तो उसके ऊपर बोलो क्या लगता है? फोर्स लगता है। याद आ रहा है पीछे चैप्टर? और फोर्स कितना लगता है याद करो, ILB sin थीटा। सबको याद आ गया? कुछ पढ़ा था ऐसा फॉर्मूला ILB sin थीटा? सर पढ़ा था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होता है उसके ऊपर क्या लगता है? बोलो फोर्स। ये मत भूलिए, मैंने 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर वाले केस भी कराए थे कि जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड उधर बनती है तो इसके ऊपर फोर्स लगता है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाती है। पिछला कुछ पढ़ रहे हो तो याद होगा, नहीं पढ़ रहे हो तो भाई बस इसी साल पढ़नी है, फिर तुम्हें फिजिक्स अगले साल से नहीं पढ़नी। ILB मिलेगा नहीं ना तुम्हें आगे साइंस का कुछ भी, ड्यू देगा नहीं, जेई एडमिशन भूल जाओ, नीट एडमिशन भूल जाओ, तो क्या करना है फिर तुम्हें आगे? पॉलिटिकल साइंस वगैरह या फिर हिंदी से, जर्नलिज्म से, किसी और चीज़ से BA हुई होगी तो फिजिक्स केमिस्ट्री से नाता बिल्कुल टूट जाएगा। तो पढ़ लो इस साल जोर लगा के बस कैसे भी करके। तो आपका जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा? बोलो ILB sin थीटा। अब आप मुझे बताओ वो किस डायरेक्शन में लगता है, ये और बता दो मुझे, किस डायरेक्शन में लगेगा? हम ऐसे कुछ फ्लैमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ते, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल पढ़ते थे। इस स्लाइडर पे कहां लगेगा भाई? टुवर्ड्स लेफ्ट। फ्लैमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, अरे अंदर मैग्नेटिक फील्ड, बच्चों अंदर मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर लेफ्ट में लगे, कहां लगेगा बोलो? तो एक बात पक्की है, बहुत जरूरी चीज भाई हर्षित, यहां पर ड्राइव इसका मुश्किल से 5-6 स्टेप का ही है, लेकिन समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, इस स्लाइडर पे अगर करंट I चल रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी नहीं लगाएगी? सर लगाएगी। कितना फोर्स लगाएगी बोलो? ILB sin थीटा। इन विच डायरेक्शन? द डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ध्यान सुनिएगा, डायरेक्शन इज गिवन बाय
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो सब बच्चे मुझे बस ये बताओ कि क्या तुम लोगों को ये बताया कि अगर कहीं पर भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है, कनक तनिषा लिखो मत बिल्कुल भी, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। कितना लगाएगी बोलो? आई एल बी साइन थीटा, इन विच डायरेक्शन इट इज गिवन बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में इन तीनों में जो बीच में है बोलो ये है, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है करंट। बोलो फोर्स कहां लगेगा? अंदर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ लगेगा। अब तुम मुझे बताओ अगर तुम इसको बाहर की तरफ खींच रहे हो तो तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, कितना लगाना पड़ेगा? जितने से वो अंदर खींच रहे हो उतना लगाना पड़ेगा। तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? बोलो आई एल बी साइन थीटा। और जब फोर्स लगा रही हो तो आपको काम करना पड़ रहा है ना। बस मैं पहले तो ये साबित करूं कि आपको काम करना पड़ रहा है, ऐसे नहीं कि अपने आप चल रही है वो स्लाइडर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसको अंदर खींच रही है और आप कहां खींच रहे हो? बोलो बाहर। तो आपको क्या करना पड़ रहा है? काम। और वो काम कितना करना पड़ रहा है वो आपको निकाल के देने वाला हूं। तो गाइस मुझे तुम्हें एक बात बताओ सब बच्चे, काम पावर का फॉर्मूला सबने पढ़ा है, वर्क डन बाय में टाइम होता है। अरे पावर का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो वर्क डन बाय में क्या? टाइम। अगर मैं आपके साथ ये चीज निकालूं कि इसकी पावर कितनी होगी, तो पावर के लिए देखो यार एक बार बोर्ड पे सुनना बच्चों, पावर क्या होती है सब बच्चे बताओ? वर्क डन इन 1 सेकेंड। अरे यार तुम्हें पावर का फॉर्मूला पता है ना, पावर क्या होता है? वर्क डन इन 1 सेकेंड। अगर कोई ये बोले कि किसी ने 5 सेकेंड के अंदर 20 जूल का काम किया तो पावर कितनी होगी? बोलो 1 सेकेंड के अंदर 4 जूल का काम कर रहा है। बोलो यही तो बोलो क्या होती है? पावर। आप ऐसे तो निकालते थे पावर को कि 20 जूल का काम 5 सेकंड में, आंसर आया सर 4 जूल पर सेकंड। याद है कि नहीं? पावर इज नथिंग बट इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 सेकंड। सर मैं पावर क्यों निकाल रहा हूं, थोड़ी देर में समझ में आएगा। वर्क क्या होता है? बोलो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी चीजें चलते रहने देना, बाद में सब कुछ मैं मिला दूंगा, अरेंज कर दूंगा। मुझे बताओ वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में बोलो क्या होता है? टाइम। जितना भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है उसको बोलो क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। शायद तुम्हें डायरेक्ट ही याद हो कि पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है। तो मैंने यहां पर क्या निकालने की कोशिश करी कि मुझे मैकेनिकल वर्क डन पर सेकेंड इन मूविंग अ स्लाइडर, दैट इज मैकेनिकल पावर ऑन स्लाइडर इज। बच्चों मैकेनिकल मुझे कितनी पावर लगानी पड़ रही है? आप कुछ कहेंगे सर ये पावर कहां से आ गई? अरे बच्चों पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड में मुझे कितना काम करना पड़ रहा है, और मैं कह रहा हूं 1 सेकंड में मुझे कितना काम करना पड़ेगा वो निकल सकता बोलो किससे? फोर्स इंटू वेलोसिटी से। आदर्श पावर होती है W/T, दैट इज द वर्क डन इन 1 सेकंड। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? बोलो वेलोसिटी। सब बच्चे जानते हो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? छोड़ो पावर का फॉर्मूला बच्चों, F/V। मुझे बताओ फोर्स कितना लगाना पड़ रहा होगा मुझे? ILB साइन, मुझे बताओ थीटा कितना है? लेंथ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है 90 है, तो ILB साइन थीटा इंटू V। बोलो कितना आ गया? ILBV। और तुम सब बच्चे मुझे बस ये बताओ इसमें कितना करंट इस कॉइल में फ्लो कर रहा है? किसी भी कॉइल का जो करंट होता है ना वो होता है उसमें जितना EMF इंड्यूस हुआ अपॉन में उसका बोलो क्या? रेजिस्टेंस। अरे यार ये मैंने तुम्हें बताया कि नहीं था? करंट किसी भी कॉइल में कितना इंड्यूस होगा? जितना उसमें EMF इंड्यूस हुआ अपॉन में बोलो क्या? बोलो रेजिस्टेंस। और तुम मुझे बताओ जरा, तुम मुझे बताओ अगर स्लाइडर को मैं बाहर की तरफ मूव कर रहा हूं तो इसमें कितना EMF इंड्यूस होता है? बोलो BLV डिवाइड बाय बोलो कितना? R। उसको पुट करो यहां पर, सब बच्चे पुट करो, बोलो कितना आएगा? BLV डिवाइड बाय बोलो क्या? R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, इस पूरी कॉइल का रेजिस्टेंस। LBV सब बच्चे बोलो फॉर्मूला क्या बना? B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर। सही बना रहा हूं? डिवाइड बाय बोलो क्या? R। दिस इज द मैकेनिकल पावर। अच्छा कोई बच्चा मुझे बस ये बताओ पावर का मतलब बेसिकली यहां पर क्या है? दिस इज द वर्क डन इन, बहुत अच्छे, दिस इज द वर्क डन इन 1 सेकेंड, दिस इज द मैकेनिकल वर्क डन इन। अगर कोई मुझसे पूछे कि बताइए आपने इस स्लाइडर को चलाने में कितना काम 1 सेकेंड में करा, मैंने कहा मैं पावर निकाल के दे रहा हूं, वो पावर होता ही वर्क डन इन 1 सेकेंड है। बोला है कि नहीं? और पावर क्या होता है? बोलो फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर क्या होता है सब बच्चे भाई? पावर क्या होता है? फोर्स इंटू, तो मैंने फोर्स इंटू वेलोसिटी से फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है? ILB साइन थीटा इंटू वेलोसिटी, I की वैल्यू E/R, E को अभी पढ़ के आए BLB, यहां पर पुट करा। मैंने कहा सर पावर आ गई। पावर पे ध्यान मत दीजिए, पावर का मतलब होता है वर्क डन इन। तो मुझे पता लग गया मैं 1 सेकंड में कितना काम कर रहा हूं इसको चलाने के लिए। बोलो कितना काम कर रहा हूं? बोलो B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। CBSE बहुत पेचीदा क्वेश्चन निकालना चाहेगी, बच्चा पढ़ के जाएगा, रट के जाएगा बच्चा इस तरीके से, वो आपसे एक चीज बोलेगी इस स्लाइडर को चलाने में 1 सेकंड में कितना काम करना पड़ता है। सीधा फॉर्मूला B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय क्या? R। क्योंकि जिस बच्चे को पता होगा पावर का मतलब ही होता है वर्क डन इन 1 सेकंड, तो वो लगा देगा। क्लियर हुआ? अभी काम पूरा नहीं हुआ। ये तो क्या हुआ? ये तो निकला है, बोलो क्या? सब बच्चे तो क्या निकला? ये निकला है कि कितना काम मुझे 1 सेकंड में करना पड़ रहा है। अब मैं चेक करूंगा कि क्या उतना ही करंट बन रहा है इसके अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
क्या उतनी ही एनर्जी इसके अंदर बन रही है? अब तुम सब बच्चे मुझे बताओ, सब बच्चे भी बोर्ड पे, जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का तुमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जो हीट इस कंडक्टर में पैदा होगी वो हीट कितनी पैदा होगी? सो बताओ जरा, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्या तुम जानते हो जो H बराबर होता है वो क्या होता है? बोलो, आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर व्हाट इज द टोटल हीट? अगर मैं H/T कर दूं, क्या कर दूं बोलो? मैं इसको एक काम करता हूं, साइड में दिखाता हूं, दिस इज H इक्वल्स टू में आई स्क्वायर आर टी, और मैं इसको H/T कर दूं बच्चों, आई स्क्वायर आर। ये क्या होगा बताओ जरा? हीट जनरेटेड पर सेकेंड, हीट जनरेटेड, दिस इज द वर्क डन पर सेकेंड एंड दिस इज द हीट जनरेटेड। अगर जितना मैंने एक सेकंड में काम किया, अगर उतनी ही मैं हीट दिखा दूं एक सेकंड के अंदर बनती हुई, तो बोलो बात बन जाएगी नहीं बन जाएगी? समझ नहीं आ रहा सर, नहीं आया समझ में? दोबारा सुनो, ये क्या दिखा रहा हूं बोलो? ये क्या दिखा रहा हूं? वर्क डन इन 1 सेकंड, मैकेनिकल वर्क डन इन 1 सेकंड। वो क्या दिखाऊंगा बोलो? हीट प्रोड्यूस इन द कॉइल इन 1 सेकंड। अगर जितना वर्क डन एक सेकंड में होगा उतनी हीट में साबित कर दो एक सेकंड में वहां पर, तो बोलो बात बन जाएगी नहीं बन जाएगी? नहीं आ रही ना बात समझ में? नहीं आई बात समझ में निशा? दोबारा बोलूं तो मुझे तुम ये बताओ, इस H/T को मैं सीधा एक बोल देता हूं कैपिटल H करके कुछ भी, तो आई स्क्वायर आर मान सकता हूं बोलो? व्हाट इज दिस? H अमाउंट ऑफ हीट पर सेकेंड। क्या मैं सही बोल रहा हूं? है ना भाई? अरे नहीं आ रही बात समझ में? इसको तुम H डैश बोल दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर बोल दो H बराबर कितना बोलो? आई स्क्वायर आर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उस साइड में समझने के लिए, ये बात आप लोगों ने 10th क्लास की पढ़ी हुई है। अब तुम सब बच्चे बताओ, आई की जगह पे क्या रखेंगे? इस कॉइल में कितना करंट बन रहा है बोलो? E/R। अरे इस कॉइल में कितना करंट बन रहा है बोलो? E/R। ये अभी हमने देखा, बोलो कितना? बोलो B स्क्वायर L स्क्वायर, या बोलेंगे सर B L V बाय में बोलो क्या? R, इसका स्क्वायर इंटू में बोलो क्या? R। बोलो कितना आएगा? B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय में R स्क्वायर इंटू R, एक R से R कटेगा, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय में बोलो क्या? R। अब आप मुझे बताओ ये क्या है बोलो? दोनों फॉर्मूले बताओ बराबर है कि नहीं? क्या साबित करता है? कि जब मैंने मैकेनिकल फोर्स से देखा ना कि भाई मैंने कितना काम करा एक सेकंड में, मैंने पावर वाला फॉर्मूला, फोर्स इंटू वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाया तो इतना काम करा, और जब मैंने सेम देखा कितना हीट पैदा हुआ करंट इंटू रेजिस्टेंस करके, करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, तो वो भी कैसा है बोलो? सेम। इसका मतलब यहाँ से प्रूव होता है कि जितना भी हम वर्क डन करते हैं पर सेकंड में, उतना ही हीट जनरेट होता है कॉइल में बोलो एक सेकंड में, और इससे हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रूव होता है। मतलब मोशनल ईएमएफ के दौरान एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है, जितना काम करेंगे उतना ही एनर्जी पैदा होता है। नहीं आई ना मेरे पास? समझ क्लियर हो गया? तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? जल्दी से इसको नोट कर लो, नोट करना तो यहाँ पर लिख देंगे, ओ भाई समझ में नहीं आया ना? नहीं आया? अबे हाँ ना कुछ तो बोला करो। बच्चों अब एक बार पढ़ो, क्लास बोर्ड पे, ये किसको इंडिकेशन करती है सब बच्चे? तो पी मैकेनिकल किसको इंडिकेशन करता है सर? पी का मतलब ही होता है वर्क डन इन 1 सेकंड। दिस इज एक्चुअली सर मैकेनिकल वर्क डन इन 1 सेकंड, एंड दिस इज एक्चुअली जो H हमने लिखा है ये आई स्क्वायर आर टी नहीं सर, H/T था। मतलब दिस इज द हीट जनरेटेड पर सेकंड। तो ये भी एक सेकंड में कितना काम हो, और ये बताती है एक सेकंड में कितनी हीट पैदा हुई, और पता लगा कि दोनों का फॉर्मूला बोलो क्या आया? सेम। इसका मतलब जितना काम करते हैं उतनी ही बोलो क्या होती है? हीट पैदा होती है। अब इसको अगर तुम वैसे समझो ना कि ये सब कुछ चल कैसे रहा है, तो बस इतना सा बात समझनी है तुम लोगों को, अगर ध्यान से सुनोगे तो सर ये है कि सर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बोलो सब बच्चे? मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बोलो? वो मैकेनिकल वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है बोलो? इलेक्ट्रिकल वर्क में। और ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क है बेसिकली, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, उसी से बोलो क्या बन रही है बोलो? एक तरीके से हीट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट की फॉर्म में हो सकती है, और ये दोनों चीजें मैंने साबित कर दी कि बोलो क्या है? बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है, बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है। यही चीज चल रही है। अब ये कैसे करें? क्लास फिर से, जिस बच्चे को इसमें डाउट लगे मुझे तुम ये बताओ, इस स्लाइडर को अगर मैं आगे चला रहा हूं तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अगर मैं ये साबित कर दूं कि जितना काम मुझे एक सेकंड में इसके ऊपर करना पड़ रहा है उतना ही एक सेकंड में इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो रहा है, तो फिर मेरा एनर्जी कंजर्वेशन सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैंने कहा इसको मुझे कितना काम करना पड़ रहा है एक सेकंड में, तो मैंने कहा एक सेकंड में जो भी काम होता है उसको पावर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बोलो?
पावर पावर होता है W/T है, क्लियर है कि नहीं, वर्क डन पर यूनिट टाइम, नहीं आ रही बात समझे। और W/T को मैं क्या बोल सकता हूँ, बोलो F × V। तो मैंने कहा मेरे को काम करना पड़ रहा है, जितना मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है और जितनी तेज में चला रहा हूँ, ज्यादा फोर्स में तो ज्यादा पावर लगानी पड़ रही है और ज्यादा वेलोसिटी में ज्यादा पावर लगानी पड़ रही है। अरे नहीं आ रही बात समझे, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स कितना लगाना पड़ रहा होगा सर, मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर ILB sin थीटा अंदर की तरफ लगा रही है, तो मुझे इस पे बाहर की तरफ कितना लगाना पड़ेगा, ILB sin थीटा का फोर्स लगाना पड़ेगा, V वेलोसिटी चलाना पड़ेगा। सर ये हो गया ILB × V। मुझे पता है इसमें करंट कितना बनेगा, करंट किसी भी कॉइल में बनता है जितना उसमें EMF इंड्यूस हुआ डिवाइड बाय उसका बोलो क्या, रेजिस्टेंस। EMF कितना इंड्यूस हुआ, पढ़ के आए सर BLV। अरे नहीं आ रही बात समझ में, BLV/R। सो BLV/R तो यहाँ पर रखो बच्चों, BLV/R इंटू में LBV मल्टीप्लाई करा B² L² V² R। दिस इज द मैकेनिकल वर्क डन इन 1 सेकंड ऑन द कॉइल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाउ मच पावर या हाउ मच हीट एनर्जी जनरेटेड इन द कॉइल इन 1 सेकंड। सो बोलते हैं वैसे तो हीट होती है I² RT, लेकिन अगर T से डिवाइड कर दो तो बन जाएगा हीट जनरेटेड पर सेकंड। नहीं आ रही बात समझे, विच इज इक्वल टू I² R, I इज BLV/R का स्क्वायर। और यहाँ पर सॉल्व करा बच्चों, सेम आया। इसका मतलब जितना वर्क डन 1 सेकंड में होता है उतना हीट एनर्जी जनरेट होता है 1 सेकंड के अंदर, दोनों चीजें बराबर है। दिस फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड हेंस प्रूफ। कभी भी क्वेश्चन अगर आए ना एग्जाम के अंदर कि मोशनल EMF के दौरान एनर्जी कंजर्व रहती है, शो करके दिखाएं थ्रू अ शूटेबल ड्राइव, ये करना है। नहीं आई ना बात में, किसी शूटेबल ड्राइव के थ्रू दिखाइए कि मोशनल EMF के दौरान एनर्जी कंजर्व रहती है, जितना काम करते हैं उतनी एनर्जी बनती है। तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो यहां पर लिख लेंगे दिस प्रूव्स द क्या हुआ बस बच्चों। अब एक क्लास एक बात तो, आज शुरुआत में जब आप आए थे तो मैंने आपको बोला था कि EMF इंड्यूस कब होता है, जब फ्लक्स में चेंज होता है। और फ्लक्स में चेंज किस किस कारण से होता है, B से, A से, थीटा से। आज B का करा दिया, एरिया का भी करा दिया, थीटा का नहीं कराया ना। थीटा में जब चेंज होगा तभी जनरेटर बनेगा। क्या बनेगा बोलो, जब हम उस कॉइल को ऐसे घुमाएंगे तो वो घूमेगी और घूमने से ही बोलो क्या बनता है, उसमें करंट बनता है, इसी को बोलते हैं AC जनरेटर। तो बस वही बचा हमारा, समझ गए बात को। जैसे ही थीटा वाला कहानी खत्म होगी, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, जनरेटर भी पूरा हो जाएगा। मतलब अगले क्लास में क्या करने वाले हैं, AC। छुट्टी मत करना, इंपॉर्टेंट आज समझ में आ गया। कल नेमिंग का टेस्ट भी है, सुन लो सुन लो सुन लो। VBT के कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा और नेम, अच्छा VBT भी दे दो यार। अरे VBT में है, ओए चुप रहो चुप रहो। VBT में मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे तुम्हें समझने में। VBT घर पे VBT भी है, मतलब मैं आपको VBT के क्वेश्चंस और नेमिंग दोनों चीजें, VBT एंड नेमिंग। क्या नहीं पता तो वो पूछूंगा नहीं ना, जितना बताया उतना पूछूंगा ना। तो VBT सब बच्चों को कर लेनी घर पे, VBT आएगी और नेमिंग आएगी और टेस्ट भी होगा।